अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। अब तुम बताओ कि इस फिल्म को ओपन करने के लिए पासवर्ड कहाँ से मिल सकता है। फिल्म डॉक्टर मोहसिन शरादी ने बनाई थी तो जाहिर है इस पर कोड भी डॉक्टर मोहसिन शरादी ने ही लगाया होगा। हो सकता है कि इसने रॉडनी या मार्टिन को कोड बता भी दिया हो, लेकिन ये सब अब हलाक हो चुके हैं। अब कोड कैसे पता चल सकता है? कर्नल मॉर्गन ने परेशानी के आलम में कहा। ये तो वाकई हमारे लिए काफी बड़ा मसला बन गया है। मैं इन लोगों से तो रब्ता नहीं कर सकता जिन्होंने माइक्रोफिल्म के हसूल के लिए काम किया था, क्योंकि वो सब तो हलाक हो चुके हैं। लेकिन मैं चंद ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो हर किस्म का माइक्रो लॉक खोलने में माहिर हैं। मुझे इनसे बात कर लेने दें, इसके बाद ही मैं शायद आपको इस मसले का हल बता सकूंगा, रॉजर ने कहा। ठीक है, मालूम करो, जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन कॉल करना, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा तो कर्नल मॉर्गन ने रिसीवर पेडल पर रख दिया। ये सब क्या हो गया? अगर वो माइक्रोफिल्म ओपन ना हुई तो क्या होगा? मैंने तो प्रेसिडेंट साहब को भी अपनी इस कामयाबी की रिपोर्ट दे दी है, और अगर ये बात प्रेसिडेंट साहब को मालूम हो गई कि माइक्रोफिल्म लॉक्ड है और इसमें मौजूद बीआर मिसाइल का फार्मूला नाकाबिल इस्तेमाल है, तो वो मेरा कोर्ट मार्शल करा देंगे। मेरी और मेरी एजेंसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? इस माइक्रोफिल्म को ओपन करने का कोड कहां से और कैसे हासिल करूं? कर्नल मॉर्गन परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाता रहा। इसी लम्हे से फ्रंट के फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल मॉर्गन चौंक पड़ा। उसका चेहरा यकलक तारीख हो गया। प्रेसिडेंट साहब की कॉल। ये फ़ोन तो प्रेसिडेंट साहब के लिए मखसूस है। इसका मतलब है कि डॉक्टर शेफर्ड ने यह बात फ़ोन करके प्रेसिडेंट साहब को भी बता दी होगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अब मैं प्रेसिडेंट साहब को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा इन्हें? कर्नल मॉर्गन परेशानी के आलम में कह रहा था और फिर इसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, कर्नल मॉर्गन ने खुद को संभालते हुए मखसूस लहजे में कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, कर्नल जैगवार बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक और भारी और तेज आवाज़ सुनाई दी। ओह कर्नल जैगवार, आप फरमाएं, आज मेरी याद कैसे आ गई? कर्नल मॉर्गन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। प्रेसिडेंट साहब आपसे बात करना चाहते हैं, कर्नल जैगवार ने कहा तो कर्नल मॉर्गन ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। ओह कराएं बात, कर्नल मॉर्गन ने कहा तो दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। हेलो, चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ डार्क स्काई एजेंसी, कर्नल मॉर्गन इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। कर्नल मॉर्गन, अभी कुछ देर पहले मुझे हार्ड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड ने कॉल की थी। इनका कहना है कि आपने इन्हें बीआर फार्मूले की जो माइक्रोफिल्म भिजवाई है वो लॉक्ड है। वो मास्टर फिल्म है जिसमें कोड चिप लगी हुई है। आपने इन्हें सिर्फ फिल्म क्यों भिजवाई? फिल्म के लॉक का कोड क्यों नहीं बताया? दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट साहब ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी सर, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि फिल्म लॉक्ड है। पाकिस्तान से जैसे ही फिल्म मुझे मौसूल हुई मैंने इसे फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया था, कर्नल मॉर्गन ने कहा। क्या मतलब? क्या आपने चेक नहीं किया था कि ये मास्टर माइक्रोफिल्म है जिसके साथ कोड चिप लगी हुई है? प्रेसिडेंट साहब ने गुस्सीले लहजे में कहा। नो सर, मैंने माइक्रोफिल्म देखी थी, लेकिन मैं चूंकि फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता था इसलिए मैंने इसे चेक नहीं किया था। उसे डॉक्टर शेफर्ड के पास भेज दिया था, कर्नल मॉर्गन ने जवाब दिया। ये तो बहुत गलत बात है कि आप जैसे सीनियर ऑफिसर को इस बात का नहीं पता कि फार्मूला कॉपी करने के लिए मास्टर माइक्रोफिल्म इस्तेमाल की जाती है जिसमें लॉक चिप होती है, और जब तक लॉक चिप पर कोड न लगाया जाए वो ओपन नहीं हो सकती। माइक्रोफिल्म आपके एजेंटों ने हासिल की थी, तो क्या इन्होंने ये बात मालूम नहीं की थी कि मास्टर माइक्रोफिल्म है, उसे ओपन करने के लिए बाकायदा कोड होता है? प्रेसिडेंट साहब ने इस तरह गुस्सीले लहजे में कहा। मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ सर, मुझे यकीन है कि एजेंटों को कोड का इल्म होगा, जल्द ही मुझे कोड मिल जाएगा, मैं इसे डॉक्टर शेफर्ड तक पहुँचा दूंगा, कर्नल मॉर्गन ने कहा। और अगर कोड ना मिला तो? प्रेसिडेंट साहब ने इसी लहजे में कहा। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मोहसिन शरादी ने हमसे फार्मूले का भारी मुआवजा लिया था। वो इस बात का पाबंद था कि वो हमें असल फार्मूले की कॉपी मुहैया करेगा। इसने फार्मूले की कॉपी बनाने के लिए मास्टर कॉपी इस्तेमाल क्यों की? अगर इसने माइक्रोफिल्म लॉक की है तो इसने यकीनन हमारे एजेंटों को कोड भी बताया होगा। वो कोड शायद मुझे देना भूल गए हों, लेकिन मैं जल्द ही इनसे कोड हासिल कर लूँगा, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। वो प्रेसिडेंट साहब को ये नहीं बताना चाहता था कि इसने अपने एजेंटों की सारी चैन का ही खात्मा करा दिया था जिन्होंने बीआर फार्मूला हासिल किया था। जिस एजेंट ने पाकिस्तान से फार्मूला हासिल किया था, आप इससे जल्द रब्ता करें और इससे कोड हासिल करके डॉक्टर शेफर्ड को बताएं। इट्स माई ऑर्डर, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। यस सर, कर्नल मॉर्गन ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट साहब ने इससे पहले ही फ़ोन बंद कर दिया था। प्रेसिडेंट साहब से बात करते हुए कर्नल मॉर्गन न सिर्फ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया था, बल्कि इसके माथे पर पसीना भी उभर आया था। जैसे दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हुआ, इसने थके थके से अंदाज में रिसीवर कैडर पर रखा और फिर वो धप से कुर्सी पर बैठ के इसने जेब से रुमाल निकाला और अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करने लगा। अब मैं क्या करूं, मेरी जान तो मुसीबत में आ गई है। उधर वो पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथी फार्मूला हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इधर मेरे हेडक्वार्टर को ट्रेस करते फिर रहे हैं। इधर हमने जो कसीर सरमाया लगाकर बीआर मिसाइल का फार्मूला हासिल किया था, इसकी माइक्रोफिल्म भी लॉक्ड है।
अब इस लॉक फिल्म को ओपन करने का कोड मैं कहाँ से लाऊं? कर्नल मॉर्गन ने परेशानी के आलम में कहा। वो काफ़ी देर तक गुमसुम से अंदाज में बैठा रहा। इस वक्त चौंका जब सामने पड़े हुए सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, उसने थके थके से लहजे में कहा। रॉजर बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल मॉर्गन देखकर उछल पड़ा। ओह रॉजर, तुम, कुछ पता चला? मालूम हुआ कुछ? कोई एक्सपर्ट मिला जो माइक्रोफिल्म का लॉक ओपन कर सकता हो? बोलो, जवाब दो, जल्दी बोलो। कर्नल मॉर्गन बेख्तियार होकर नॉनस्टॉप बोलते जा रहा था। यस सर, एक माहिर का पता चला है। इसका ताल्लुक इसी कंपनी से है जो माइक्रोफिल्में तैयार करती है। ये वही आदमी है जो माइक्रोफिल्मों में माइक्रो कोड चिप लगाता है ताकि माइक्रोफिल्म पर लगा हुआ कोड कोई गैर मुतल्लिक आदमी न खोल सके। दूसरी तरफ से रॉजर ने जवाब देते हुए कहा तो कर्नल मॉर्गन के चेहरे पर उम्मीद और मुसर्रत के तासुरात उभर आए। ओह, तो क्या वो किसी और के लगाए हुए कोड को ओपन करना जानता है? कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस चीफ, इससे मेरी तफसीली बात हुई है। मैंने इसे स्टेट प्रॉपर्टी का हवाला दिया था। इसने मुझे बताया है कि इसने हर चिप में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जिसे अगर रिवर्स किया जाए तो चिप पर लगे हुए कोड खत्म हो सकते हैं और चिप में मौजूद मवाद भी वॉश होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इसका यह भी कहना है कि इसके लिए एक तवील प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। रॉजर ने जवाब दिया। कितना वक्त? कर्नल मॉर्गन ने कहा। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम टॉम होडिस है। इसने बताया है कि बैक सिस्टम का प्रोसेस इस कदर तवील है कि इसे रिवर्स करने के लिए 8 से 10 दिन का वक्त भी लग सकता है। लेकिन इसने मुझे इस बात की यकीन दहानी करा दी है तो हर किस्म की चिप के कोड्स खोलने में इंतहाई हद तक महारत रखता है। रॉजर ने जवाब दिया। 10 दिन? ठीक है, 10 दिन का वक्त ज़्यादा तवील अरसा नहीं है। मैं अभी डॉक्टर शेफर्ड को कॉल करता हूँ और इनसे माइक्रोफिल्म वापस मंगवा लेता हूँ। तुम फ़ौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, मैं वो फिल्म तुम्हें दे दूंगा। तुम इस फिल्म को लेकर एक्सपर्ट के पास चले जाना और इस फिल्म पर लगी चिप का कोड ओपन करा लाना, कर्नल शेफर्ड ने कहा। यस चीफ। लेकिन चीफ, रॉजर ने टकते हुए कहा जैसे वो कोई बात कहना चाहता हो लेकिन इससे कर्नल मॉर्गन से ये बात करने की हिम्मत ना हो रही हो। लेकिन क्या? बोलो, कर्नल मॉर्गन ने होंठ चबाते हुए कहा। वो एक प्राइवेट फर्म का मुलाजिम है। कोड ओपन करने के लिए वो आमादा तो हो गया है लेकिन उसने इस काम के लिए भारी मुआवजा मांगा है। रॉजर ने रुक रुक कर कहा। मुआवजा इसका हक है। बोलो, कितना मुआवजा मांग रहा है वो? कर्नल मॉर्गन ने कहा। $10 लाख। हाफ पेमेंट पहले और हाफ पेमेंट काम मुकम्मल होने के बाद। रॉजर ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें $5 लाख का गारंटीड चेक देता हूँ। तुम इसे ले जाकर दे देना और फिर जब वो कोड ओपन कर लेगा तो हम इसे बाकी पेमेंट दे देंगे, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस सर। ओके सर, मैं 1 घंटे तक हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से रॉजर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। कर्नल मॉर्गन ने रिसीवर रख दिया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया था। इसे यकीन था कि 10 दिनों बाद वो डॉक्टर शेफर्ड को ओपन माइक्रोफिल्म देने में कामयाब हो जाएगा जिसमें मौजूद बीआर मिसाइल का फार्मूला यकीनी तौर पर ओपन हो जाएगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और हार्डी बार्टी के नंबर प्रेस करने लगा ताकि डॉक्टर शेफर्ड से बात करके वो माइक्रोफिल्म वापस मंगवा ले। टेरेसा एंटोनियो के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। इन्हें इस बात की इत्तला मिल गई थी कि जिस फ्लाइट में पाकिस्तानी एजेंटों ने जाना था वो इन्हें लिए बगैर ही रवाना हो गई। मैं और मेरे साथी इस फ्लाइट में सवार ही नहीं हुए। वो अपने हेडक्वार्टर में इन 2 लड़कियों का भी इंतजार ही करते रह गए थे जो उनका शिकार खेलने के लिए यहाँ आने वाली थी। टेरेसा ने कई बार फास्टर से रब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन इससे रब्ता ही नहीं हो रहा था। इसने फास्टर के कलम में भी ये बात की थी लेकिन वहाँ हर बार इसे यही जवाब मिलता था कि फास्टर कलम में मौजूद नहीं है। आखिर ये फास्टर कहाँ गायब हो गया है? टेरेसा ने हैरत भरे और बड़े जिलाए हुए लहजे में कहा। मैं खुद भी हैरान हूँ। तो एक निहायत जिम्मेदार और फर्जशनास बंदा है। जब भी इसे कोई काम दिया जाता है वो इस वक्त तक आराम से नहीं बैठता जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता और वो हमेशा हमारी कॉल रिसीव कर लेता है। लेकिन इस बार हम इसे कॉल कर करके थक गए हैं लेकिन वो हमारी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा है। एंटोनियो ने भी परेशानी के आलम में कहा। मेरा ख्याल है मुझे एक बार फिर फास्टर के असिस्टेंट जैगर से बात करनी चाहिए, टेरेसा ने कहा तो एंटोनियो ने इस बात में सर हिला दिया। टेरेसा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। आइडियल क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नफवानी आवाज़ सुनाई दी तो टेरेसा ने फ़ोन का लाउडर ऑन कर दिया। टेरेसा बोल रही हूँ, फास्टर से बात कराओ, टेरेसा ने करख्त लहजे में कहा। मैडम, बॉस अभी तक ऑफिस नहीं आए, आप जैगर से बात करने, लड़की ने कहा। कराओ बात, टेरेसा ने कहा। हेलो, जैगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जैगर की आवाज़ सुनाई दी। जैगर, क्या फास्टर ने अभी तक तुमसे कोई रब्ता नहीं किया है? टेरेसा ने कहा। नो मैडम, मैं भी परेशान हूँ। वो ज़्यादा देर क्लब से बाहर नहीं रहते लेकिन अब तो ना वो वापस आ रहे हैं ना ही वो अपना सेल फ़ोन ऑन कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर से इन्हें मुसलसल कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इनका सेल फ़ोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। दूसरी तरफ से जैगर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि वो सेल फ़ोन ऑफ कहाँ करता है? मेरा मतलब है किसी सीक्रेट ठिकाने के बारे में बता सकते हो? टेरेसा ने कहा। मेरे ख्याल में तो इनका कोई सीक्रेट ठिकाना नहीं है मैडम, वो या तो क्लब में होते हैं या फिर अपनी रिहाइश गाह पर, जैगर ने जवाब दिया। कौन कौन है इसकी रिहाइश गाह में? टेरेसा ने पूछा।
नराक में इनकी रिहाइश कहाँ है? वहाँ वो अकेले ही होते हैं मैडम। वहाँ वो या तो वक्त गुजारने के लिए जाते हैं या फिर अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। इनके बीवी बच्चे मिशिगन में हैं, जैगर ने जवाब दिया। क्या तुमने किसी को इसकी रिहाइशगाह को चेक करने के लिए भेजा है? ट्रीसा ने पूछा। नो मैडम, जैगर ने कहा। तो जल्दी भेजो, वहाँ किसी को हो सकता है वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हो और अपनी अय्याशियों में लगा हुआ हो, इसलिए इसने अपना सेल फोन बंद कर रखा हो। ट्रीसा ने मुंह बनाते हुए कहा। यस मैडम, ऐसा मुमकिन है, जैगर ने जवाब दिया। तो फिर भेजो किसी को, बल्कि खुद जाओ वहाँ और फिर फास्टर से कहो कि वो मुझसे बराह रास्त रब्ता करे, टेरिसा ने उसीले लहजे में कहा। यस मैडम, जैगर ने कहा। तो टेरिसा ने रिसीवर रख दिया और फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो टेरिसा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अंतोनियो ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का लाउडर ऑन कर दिया। टेरिसा बोल रही हूँ, टेरिसा ने मखसूस लहजे में कहा। जैगर बोल रहा हूँ मैडम। बॉस की रिहाइशगाह से दूसरी तरफ से जैगर की मुतवस्सिता आवाज़ सुनाई दी तो टेरिसा और अंतोनियो चौंक पड़े। क्या हुआ? तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? कहाँ है फास्टर? टेरिसा ने तेज तेज बोलते हुए कहा। मैडम, बात फास्टर को हलाक कर दिया गया है, जैगर ने इसी तरह इंतहाई मुतवस्सिल अंदाज में कहा तो टेरिसा और अंतोनियो एक लफ्ज़ उछल पड़े। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? क्या मतलब? किसी ने हलाक किया है इसे? टेरिसा ने हलक के बल चीखती हुई आवाज़ में कहा। मैडम, आपके हुक्म पर मैं फ़ौरन बॉस की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो बाहर का गेट लॉक था। मैंने मुतअद्दिद बार कॉल बेल बजाई लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। पहले मैं वापस जाने लगा, फिर मैंने जब कोठी का राउंड लगाया तो मुझे कोठी का अक्सर दरवाज़ा खुला हुआ मिला। जिस पर मैं बॉस को आवाज़ें देता हुआ अंदर आया तो एक कमरे में मुझे बॉस की लाश एक कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ी हुई मिली। यहाँ एक और लड़की भी थी जो शायद बॉस की गर्लफ्रेंड थी। वो भी रस्सियों से बंधी हुई थी और इसे भी गोलियां मारकर हलाक किया गया था, जैगर ने तफसील बताते हुए कहा। फास्टर और इसकी गर्लफ्रेंड को रस्सियों से बांधा गया था? क्या मतलब? टेरिसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस का चेहरा बेहद जख्मी है मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे इन पर बेहमाना तशद्दुद किया गया हो, जैगर ने कहा। फास्टर पर तशद्दुद किया गया था? क्या मतलब? टेरिसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं नहीं जानता मैडम, जैगर ने कहा। किस तरह का तशद्दुद किया गया है इस पर? टेरिसा ने होंठ भींचते हुए कहा। बास की नाक के दोनों नथने कटे हुए हैं मैडम, इनके गाल भी कटे फटे से हैं। यही नहीं, बास की पेशानी पर उभार बना हुआ है जो इंतहाई हद तक तो रंगता है, जैसे इसकी पेशानी पर हथौड़ी मारी गई हो। दूसरी तरफ से जैगर ने जवाब दिया तो अंतोनियो बेख्तियार छुल पड़ा। इससे पूछो कि माथे पर सुर्ख निशान में नीलाहट भी मौजूद है, अंतोनियो ने टेरिसा के दूसरे कान में आहिस्ता से आवाज़ में कहा। टेरिसा ने यही बात जैगर से पूछी। यस मैडम, उभार इंतहाई सुर्ख है और इसके दरमियानी हिस्से में नीलाहट भी मौजूद है, दूसरी तरफ से जैगर ने कहा तो अंतोनियो बेख्तियार होंठ भींच कर रह गया। लेकिन इस कदर बेईमाना तशद्दुद इस पर कौन कर सकता है? कहीं ये काम पाकिस्तानी एजेंट और उसके साथियों को तो नहीं है? टेरिसा ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ मैडम, जैगर ने कहा। नहीं, ये काम उन लोगों का कैसे हो सकता है? अगर वो हम तक पहुँचना चाहते तो हमारे हेडक्वार्टर के बारे में इन्हें पहले से इल्म था। फास्टर से हमारे बारे में कुछ मालूम करने के बजाय वो बराह रास्त हमारे हेडक्वार्टर पहुँच सकते थे। टेरिसा सोच में डूबे हुए लहजे में बोल रही थी। यस मैडम, जैगर ने कहा। ओके, तुम फास्टर की जगह संभाल लो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी, टेरिसा ने कहा और साथ ही केडर पर हाथ मारकर टूल क्लियर किया और नंबर प्रेस करने ही लगी थी कि अंतोनियो ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया, इसे नंबर प्रेस करने से रोक दिया। क्या हुआ? मैं चीफ को रिपोर्ट कर रही हूँ, टेरिसा ने कहा। फास्टर पर तशद्दुद और इसकी हलाकत में पाकिस्तानी एजेंट का ही हाथ है, टेरिसा, एंथोनी ने कहा तो टेरिसा चौंक पड़ी। क्या मतलब? तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि फास्टर पर पाकिस्तानी एजेंट ने ही तशद्दुद किया है और इसे हलाक किया है? टेरिसा ने रिसीवर केडर पर रखकर हैरत से इस तरफ देखते हुए कहा। जैगर ने फास्टर की पेशानी पर जिस जख्म का जिक्र किया है इसे माइंड थ्रेड कहा जाता है। माइंड थ्रेड के जरिए किसी भी इंसान के दिमाग को इंतहाई हद तक कमज़ोर कर दिया जाता है ताकि इसके लाशऊर को खंगाला जा सके। ये काम पाकिस्तानी एजेंट ही कर सकता है। वो ऐसे ही तशद्दुद करता है, पहले नाक के दोनों नथने काट कर दिमाग की मखसूस रग उभारता है और फिर इस रग पर उंगली के हुक की दर्द लगाकर दिमाग के सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है और इसे अपनी ट्रांस में ले आता है, एंथोनी ने जवाब दिया। ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? टेरिसा ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ ने हमें जो फाइल दी थी वो उसी पाकिस्तानी एजेंट के मुतालिक थी, इसमें ऐसी बहुत सी बातें दर्ज हैं, एंथोनी ने कहा। लेकिन उस पाकिस्तानी एजेंट का इस तरह फास्टर पर तशद्दुद करने का क्या मकसद हो सकता है? क्या इसने फास्टर से हमारे बारे में कुछ मालूम किया होगा? टेरिसा ने कहा। तुम शायद भूल रही हो, फास्टर इन लोगों में से एक है जिनसे हम हर किस्म का काम लेते हैं और इन्हें अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक कि हम फास्टर को मुतअद्दिद बार अपने साथ हेडक्वार्टर भी ले जा चुके हैं और पाकिस्तानी एजेंट और उसके साथ ही यहाँ डीएस हेडक्वार्टर की तलाश में ही आए हैं, एंथोनी ने कहा तो टेरिसा बेख्तियार चौंक पड़ी। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट ने फास्टर पर हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ही तशद्दुद किया होगा? टेरिसा ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, एंथोनी ने कहा।
और फिर तो हमें फ़ौरन चीफ से बात करनी चाहिए और इन्हें बता देना चाहिए कि पाकिस्तानी एजेंट को डीएस हेडक्वार्टर के महल वकू का इल्म हो चुका है। वो किसी भी वक्त टोरंटो पहुंच सकता है। अब इसका और इसके साथियों का टारगेट डीएस हेडक्वार्टर ही होगा। टेरिसा ने तशवीश भरे लहजे में कहा, टोरंटो जाने के लिए इन्हें सबसे पहले नाराज से निकलना पड़ेगा और हमारे ग्रुप दस्तूर इनकी तलाश में लगे हुए हैं। ग्रुप्स ने हर आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग कर रखी है। इनका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, एंटोनियो ने एतमाद भरे लहजे में कहा। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे चीफ से बात करनी ही पड़ेगी, टेरिसा ने कहा। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगी। कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ। राब्ता टाइम होते ही दूसरी तरफ से कर्नल मॉर्गन की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चूंकि एंटोनियो और टेरिसा डार्क स्काई एजेंसी के टॉप एजेंट थे, इसलिए वो कर्नल मॉर्गन से डायरेक्ट रब्ता कर सकते थे। टेरिसा बोल रही हूँ, नॉरॉक से चीफ, टेरिसा ने कहा। ओह यस, क्या रिपोर्ट है? पाकिस्तानी एजेंट पहुंचे? दूसरी तरफ से कर्नल मॉर्गन ने कहा तो टेरिसा ने इसे जगह से मिलने वाली तमाम तफसीलात बता दी। वेरी बैड, इसका मतलब है कि ये लोग पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं, कर्नल मॉर्गन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इन्होंने फास्टर पर तशद्दुद करके हेडक्वार्टर के बारे में भी मालूमात ले ली हैं चीफ, टेरिसा ने कहा। तो दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे टेरिसा की बात सुनकर कर्नल मॉर्गन को जगकर सांप सूंघ गया हो। चीफ, टेरिसा ने कहा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये मेरे लिए इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथियों को डीएस हेडक्वार्टर का इल्म हो गया है। अब वो अपने काम की रफ्तार मजीद तेज कर देंगे और टोरंटो पहुंचकर हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे। वेरी सैड, रियली वेरी सैड। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि तुम टॉप एजेंट होने के बावजूद इनका रास्ता नहीं रोक सके और वो तुम्हारे हाथों से हर बार चिकनी मछलियों की तरह फिसल गए, कर्नल मॉर्गन ने गुस्से लहजे में कहा। हमने हर मुमकिन कोशिश की है चीफ, लेकिन वो हमारी तवक्को से ज़्यादा तेज तर और चालाक साबित हो रहे हैं और जब इन्हें हेडक्वार्टर का पता चल चुका है तो अब बराह रास्त हेडक्वार्टर पर ही हमला करेंगे, टेरिसा ने कहा। हाँ, लेकिन इन्हें इस हमले के लिए बहरहाल असले वगैरह के इंतजाम टोरंटो से ही करने पड़ेंगे। वो नॉरॉक से डायरेक्ट असला नहीं ला सकते, इसलिए तुम होशियार रहना। अब इनके खात्मे की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों पर आन पड़ी है, कर्नल मॉर्गन ने तेज लहजे में कहा। वो हमने दाखिले के तमाम रास्तों पर सामरेजी फैला रखी है ताकि इन रास्तों से किसी भी किस्म का असला ले जाया ना जा सके या कोई भी मेकअप करके गुजरने की कोशिश करे तो इसे रोका जा सके। लेकिन ये लोग जिस अंदाज में काम करते हैं, हो सकता है ये इन रिजर्व को भी धोखा दे दें। वो किसी भी रास्ते या किसी भी जरिए से आगे बढ़ें, इनका टारगेट बहरहाल हेडक्वार्टर ही होगा ताकि वो आप तक पहुंच सकें। इसलिए मैं एंटोनियो को लेकर फौरी तौर पर टोरंटो पहुंच जाती हूँ और हेडक्वार्टर के चारों तरफ पैक्टिंग कर देती हूँ ताकि वो किसी भी सूरत में हेडक्वार्टर में दाखिल ना हो सके। हेडक्वार्टर की फिक्र मत करो, हेडक्वार्टर की हिफाजत मैं खुद कर लूँगा। तुम इन रास्तों की तरफ तवज्जो दो जहाँ से वो टोरंटो पहुँच सकते हैं। इन पर अचानक वो बर वक्त हमला किया जाए तो वो इसका शिकार बन सकते हैं, वरना नहीं, कर्नल मॉर्गन ने कहा। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहें, वो किसी भी सूरत में टोरंटो नहीं पहुँच सकेंगे। हम इन्हें हर सूरत में टोरंटो पहुँचने से पहले ही हलाक कर देंगे, टेरिसा ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट चाहे जिस मेकअप में भी हो, वो ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा सकेगा। इसकी हरकतें, इसकी बातें ही इसकी पहचान बन जाती हैं और जैसे ही ट्रेस होंगे इन्हें कोई मौका दिए बगैर फौरन हम इन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे। तुम्हारी मामूली सी भी गफलत तुम दोनों को ही मुसीबत में डाल सकती है, कर्नल मॉर्गन मुसलसल बोलते जा रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं चीफ, हमें आगे बढ़कर खुद काम करना होगा। मैं और एंटोनियो इस तरह आंख में बंद होकर नहीं बैठ सकते, बल्कि हम दोनों इनके खिलाफ फील्ड में जाकर काम करेंगे, टेरिसा ने कहा। यही मुनासिब है, कर्नल मॉर्गन ने कहा और फिर इसने गुड बाय कहकर राब्ता खत्म कर दिया। टेरिसा ने एक तवील सांस ली और केडल पर हाथ मारकर टून क्लियर किया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगी, लेकिन फिर इसने कुछ सोचकर उसे केडल पर रख दिया। क्या हुआ, किससे बात करने लगी थी, एंटोनियो ने कहा। ग्रुप 4 के इंचार्ज जैक को कॉल करने लगी थी। इसे मैंने नारा के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पैकिंग करने के लिए भेज रखा है और सरहदी इलाके में होगा, वहाँ शायद फोन के सिग्नल ना हो, इसलिए इससे मैं ट्रांसमीटर पर बात करूंगी, टेरिसा ने कहा। तो एंटोनियो ने इस बात में सर हिला दिया। टेरिसा ने मेज की दराज खोलकर इसमें से एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और इसे ऑन करके इससे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फिर इसने एक बटन प्रेस किया और ट्रांसमीटर मुंह के पास लाकर दूसरी तरफ कॉल देने लगी।